नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का भारतीय संविधान के इस क्लास में। यदि आप संविधान पढ़ना चाहते हैं और यदि आपने खान सर से या किसी और सर से संविधान पढ़ रखा है तो आइए इस क्लास को आप पढ़ लीजिए और तुलना कर दीजिएगा कौन सा कंटेंट अच्छा है। तो मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम क्या देखेंगे मेरे भाई, तो हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी। समझ रहे हैं मेरे भैया? यानी जो महान्यायवादी हैं भारत के, हम उन्हें देख लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथ में हम और क्या देख लेंगे, तो मेरे भाई जो है ना, भारत का महाधिवक्ता है, यानी राज्यों के पास जो महाधिवक्ता होते हैं उनके बारे में देख लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो चालू करते हैं। देखिए, बात किसकी होगी मेरे भाई, तो महान्यायवादी की होगी। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले हम बात करेंगे महान्यायवादी और उसके बाद हम बात करेंगे महाधिवक्ता। महान्यायवादी भारत सरकार के पास होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जबकि महाधिवक्ता कहाँ होगा, तो ये राज्यों के पास होता है। हर राज्य का अपना अपना महाधिवक्ता होता है। तो आइए शुरू करते हैं। महान्यायवादी क्या होता है। तो मेरे भाई, अगर हम बात कर ले, है ना, कि महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ है, तो महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 76 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 76 में क्या बोल रखा है कि, है ना, महान्यायवादी के पद का उल्लेख कर रखा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्या है, तो महान्यायवादी के पद का उल्लेख तो है, साथ में उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसका शपथ क्या लेगा, किस बात का शपथ लेगा, और उसके अधिकार व कर्तव्य क्या होंगे, तथा उसका कार्यकाल कितने दिनों का होगा। इन सब बातों का उल्लेख कहाँ है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 76 में है। तो पूछ लेता है कि मेरे भाई, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख कहाँ पे है या महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि महान्यायवादी होता क्या है ना, तो देखिए, महान्यायवादी यानी जो न्याय करे, यानी न्याय के लिए लड़े, तो उसी को बोलेंगे महान्यायवादी। तो जैसे देखिएगा, भारत सरकार है तो भारत सरकार पे आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई संस्था या फिर विपक्ष वाले कोई ना कोई केस करते रहते हैं। तो भारत सरकार पे अगर कोई केस कर रहा है तो उस केस की सुनवाई के लिए कौन सा व्यक्ति जाएगा, कौन सा वकील जाएगा, उसी व्यक्ति को, उसी वकील को क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब देखो भैया, जो भारत का वकील होगा उसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, महान्यायवादी बोलेंगे। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात कर लें कि महान्यायवादी के बारे में क्या लिख रखा है, तो ये भारत सरकार का वकील होता है। इतना ध्यान रखेंगे। अब वकील का काम क्या होता है कि सरकार का पक्ष रखना। सरकार का पक्ष कहाँ रखेगा, तो कोर्ट में रखेगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए क्या बोला है, अनुच्छेद 76(1), एकदम याद रखेंगे। अनुच्छेद 76(1), 2 ये सब पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 76(1) के तहत क्या बोल रखा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी अगर बात करें कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, तो महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय। तो क्या ये राष्ट्रपति का स्वविवेक होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं होता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये बात कहाँ पे लिखा है, तो अनुच्छेद 76(1) में लिखा है। इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, क्या है ना, कि महान्यायवादी हम किसको बनाएंगे, उसकी योग्यता क्या होगी, इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 76(1) में लिखा है। क्या लिख रखा है कि जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने, वकील नहीं भाई, क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है, उसे क्या बोलेंगे, महान्यायवादी के पद पर हम नियुक्त कर सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। यानी अगर बात करें कि महान्यायवादी के पद की योग्यता क्या होगी, तो इतना ही लिखा है क्या, कि जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, उस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसे ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, अब देख ले भाई कि उच्चतम न्यायालय में जज बनने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं। तो पहला बात क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सिंपल सी बात है भैया, कि भारत सरकार का केस लड़ेगा तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या बोला है कि किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष
से न्यायाधीश हो, यानी किसी हाई कोर्ट में ना वो जज हो और पिछले 5 वर्षों से हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास ये 2 कंडीशन है तो ठीक है। पहला तो कंपलसरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा में क्या है कि वो 5 सालों से किसी भी हाई कोर्ट में जज हो, ऐसा बोल रखा है, या जज रह चुका हो, ऐसा है। ठीक। तीसरी बात क्या है मेरे भाई कि 2 बात, अगर ये दूसरा अलाउड नहीं है, लागू नहीं हो रहा है कि अगर आप जज नहीं रहे हैं तो, इसके अलावा अगर जज नहीं है तो आपको क्या होना चाहिए कि कम से कम 10 वर्षों से आप किसी हाई कोर्ट में वकील हों। कम से कम 10 वर्षों से किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इतना ध्यान रखिएगा, ये हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों कोर्टों में आप अगर 10 साल से वकील के पद पे हैं, अधिवक्ता के पद से कार्यरत हैं, तो भी आपको भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। एक बार वापस सुने, कोई व्यक्ति महान्यायवादी बनना चाहेगा तो उसके पद की योग्यता पहली क्या होगी कि भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, तो दूसरा क्या है कि कम से कम 5 सालों से वो किसी हाई कोर्ट में जज हो। अगर वो हाई कोर्ट में जज नहीं है तो उसको क्या होना पड़ेगा, 10 सालों से किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये भी नहीं है तो एक तीसरा कंडीशन है जो मंत्रिमंडल पर अथवा राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। तीसरा क्या है, अगर आपका जज भी नहीं है, अगर आपका वकील भी नहीं है, तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, तो ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी अथवा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो हमने क्या देखा कि अनुच्छेद 76 में क्या लिखा है, महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। उसके बाद उसकी योग्यता कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 76(1) में क्या है, महान्यायवादी के पद की योग्यता का उल्लेख है। क्या बोल रखा है मेरे भाई कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक मेरे भाई, हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। उसके बाद साथ में क्या चाहिए, या तो आप 5 सालों से किसी हाई कोर्ट में जज हो, या फिर आप किसी है ना 10 साल से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील हो, या फिर आप राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, कानून के जानकार हो, तो आपको महान्यायवादी अथवा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के योग्य माना जाएगा। अब देखिए शपथ, अगर हम बात कर दें कि महान्यायवादी के शपथ का उल्लेख कहाँ है और क्या किस बात का शपथ लेता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी के शपथ का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, यानी किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा है कि महान्यायवादी किस बात का शपथ लेगा। लेकिन परंपरा में बातें क्या है कि जो महान्यायवादी है वो है ना संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त हो रहा है तो उसका शपथ क्या हो जाएगा, संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेगा। किंतु याद रखेंगे कि जो संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ ले रहा है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, और कंटेंट पर विशेष फोकस करें। महोदय आप नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मिलना थोड़ा सा है ना मुश्किल काम हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये तो हो गया। अब अगला बात कर ले हम कार्यकाल कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 76(2) में क्या बोल रखा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा। यानी राष्ट्रपति की जब भी मर्जी होगी ना तो वो महान्यायवादी को बिना किसी कारण के पद से हटा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात राष्ट्रपति का यहाँ पे मर्जी नहीं होता है। मंत्री परिषद बोले तो प्रधानमंत्री, यानी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद अथवा प्रधानमंत्री जब चाहेंगे, ठीक मेरे भाई, राष्ट्रपति जी से कहकर महान्यायवादी के पद को रिक्त करवा सकते हैं, महान्यायवादी को पद से हटा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए, अगर जिन व्यक्तियों के पद का है ना, जिन व्यक्तियों के कार्यकाल का उल्लेख राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी जो ही व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहते हैं उन्हें बिना किसी शर्त के हटाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ जरा, अब बात कर ले कि महान्यायवादी का हमने देख लिया, उल्लेख देख लिया।
उसकी योग्यता देख ली, उसको नियुक्त कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं, उसका है ना कार्यकाल कितना होगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, और उसका शपथ क्या होगा तो संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। ये सब बातें हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि महान्यायवादी के अधिकार क्या हैं, वो करता क्या है, उसके कार्य क्या है, इन सब बातों को देखेंगे। तो आइए मेरे भाई अगर हम बात कर दे अनुच्छेद 76(2) में क्या है, तो महान्यायवादी के कर्तव्य और अधिकार का उल्लेख है। क्या बोल रखा है अनुच्छेद 76(2)? क्या बोलता है कि महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को विधि विधि बोले तो कानून के मामले में परामर्श दे। यानी महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार को कानून के मामले में परामर्श देता है, ये उसकी क्या है तो मेरे भाई कर्तव्य है। कहाँ पे लिखा है तो अनुच्छेद 76(2) में लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है कि और राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का भी निर्वहन करे। ये इसके कर्तव्य हो गए। किसके? महान्यायवादी के कर्तव्यों की बात करें तो कहाँ पे है कर्तव्य का उल्लेख? अनुच्छेद 76(2) में क्या लिखा है कि महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वो भारत सरकार को विधि के मामले में परामर्श दे। यानी भारत सरकार की जो कानूनी लड़ाई है वो कौन लड़ेगा, कानून से संबंधित सलाह कौन देगा तो महान्यायवादी देगा। और उसके बाद और क्या लिखा है कि अगर भारत सरकार बोले तो राष्ट्रपति महोदय कोई अन्य कार्य भी उसे सौंप रहे हैं तो उसे वो कार्य भी करना पड़ेगा। ये बात अनुच्छेद 76(2) में लिखा हुआ है। ठीक मेरे भाई, अब आइए बात कर लें कि महान्यायवादी है ना किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जैसे अब देखिए वक्फ बिल चल रहा है ना, तो वक्फ बिल में सरकार का पक्ष कौन रखेगा तो महान्यायवादी। यानी भारत सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई विपक्ष वाला हो, तो उस केस में भारत सरकार का पक्ष कौन सा व्यक्ति रखेगा तो महान्यायवादी रखते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अब आइए ये तो हो गया उसके कर्तव्य। अब देखिए उसके पावर की बात कर लें तो क्या बोल रखा है अनुच्छेद 88। क्या बोला है मेरे भाई कि अनुच्छेद 88 के तहत संसद के किसी भी सदन में है ना महान्यायवादी भाग ले सकता है। यानी संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग लेगा, बकायदा भाषण देगा, बकायदा तर्क वितर्क करेगा, अपनी बातों को रख सकता है। ठीक मेरे भाई, ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है तो अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, उसे संबोधित कर सकता है। किंतु याद रखेंगे अगर वोटिंग की बात आएगी ना तो वो वोट नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब वोट क्यों नहीं दे सकता तो वोट वही दे सकते हैं जो उस सदन के सदस्य होते हैं। चूंकि महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, अतः महान्यायवादी क्या कर नहीं सकता तो वोट नहीं दे सकता है। इसे ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया और क्या लिखा हुआ है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। अगर संसद में कोई समिति बन रही है ना तो महान्यायवादी उस समिति का सदस्य बन सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। किंतु फिर अगर वो समिति में वोटिंग की बात आ जाएगी ना फिर ये वोट नहीं करेगा। इतना ध्यान रखेंगे। तो किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है ना, विचार विमर्श कर सकता है, भाषण दे सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, अब ये जो महान्यायवादी है ना, अब महान्यायवादी है तो इतना सारा भारत सरकार के काम होते हैं, इतने सारे केस होते हैं, तो अकेले थोड़ी हैंडल करेगा जी। तो उसके लिए क्या होता है एक टीम बनाई जाती है। उस टीम में कौन कौन होता है तो आइए उसको देख लेते हैं। क्या बोल रखा है कि महान्यायवादी की सहायता के लिए है ना बहुत से सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल यानी उसके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। यानी महान्यायवादी होंगे, उनके सपोर्ट में एक टीम होगी, उसको क्या बोलेंगे सॉलिसिटर जनरल बोलेंगे। और सॉलिसिटर जनरल के नीचे एक टीम होगी जिसको एडिशनल या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। किंतु याद रखेंगे ये सारे लोग क्या हैं वकील हैं, और वकील हैं तो इन सब की योग्यता भी क्या होगी मेरे भाई समान हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि इस बात का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है कि महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होंगे और जिनकी योग्यताएं समान होंगी। इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। इसे ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बात करते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करेंगे कि महान्यायवादी होता है तो उसके नीचे एक सॉलिसिटर जनरल होगा। ठीक मेरे भाई, कम से कम एक सॉलिसिटर जनरल होगा। और कौन होगा
उसके नीचे 2 एडिशनल आपके सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कुल कितने लोग हो जाएंगे, तो कम से कम 3-4 लोग हो जाएंगे। एक तो महान्यायवादी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक सॉलिसिटर जनरल हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो जाएंगे। ये लोग महान्यायवादी की सहायता करते हैं। आवश्यकता पड़ने पे और ज्यादा वकीलों की टीम को इकट्ठा किया जा सकता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ भाई, अब हम बात करें कि महान्यायवादी का वेतन है ना, वेतन कौन तय करता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो महान्यायवादी का वेतन है ये कौन तय करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय तय करते हैं। और जो संचित निधि पर भारित होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आधारित नहीं है मेरे भाई, भारित है ना, संचित निधि पर भारित होता है। अब सुन लो जरा, आप इस लाइन को याद रखेंगे कि महान्यायवादी के वेतन और भत्तों को कौन तय करता है, तो राष्ट्रपति तय करते हैं। किस पर भारित होगा, तो संचित निधि पर भारित होता है। मगर कुछ टीचर हैं जो गलत पढ़ाते हैं, जैसे अपने खान सर ना इस बात को गलत बोले हैं कि महान्यायवादी का वेतन नहीं होता है और उसे फीस दिया जाता है। मेरे भाई फीस कुछ नहीं होता है, उसको वेतन दिया जाता है, बकायदा वेतन। उसके साथ में आप एक्स्ट्रा मनी चाहे जितना दे लें वो अलग बात है, लेकिन उसका वेतन तय किया जाता है। और वो कहाँ होगा, तो संचित निधि पर भारित होगा। तय कौन करेगा, तो मेरे भैया राष्ट्रपति महोदय करेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए आगे क्या बोल रखा है कि चूंकि महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है ना। अब जब वकील होता है तो उसका पद लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आएगा। अब जब लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आएगा तो महान्यायवादी पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा। अर्थात आप महान्यायवादी से है ना आरटीआई के थ्रू कोई भी जानकारी निकलवा नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी महान्यायवादी लोक सेवक नहीं है। अब जब लोक सेवक नहीं है तो आरटीआई का एक्ट लागू नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो आप महान्यायवादी से आरटीआई के थ्रू कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए अगर हम बात कर दें कि महान्यायवादी ये तो हो गया। अब कोई महान्यायवादी है, भारत सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं है, खाली बैठा है, तो महान्यायवादी चाहे तो भारत सरकार से अनुमति लेकर, समझ रहे ना, यानी भारत सरकार से अनुमति लेकर किसी भी तरह का प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी जो महान्यायवादी है अगर वो प्राइवेट मुकदमा लड़ना चाहता है किसी भी पूंजीपति का, किसी भी गरीब व्यक्ति का, किसी भी रिश्तेदार का, हमारा आपका किसी का भी लड़ना चाहता है, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा भारत सरकार बोले तो राष्ट्रपति से अथवा प्रधानमंत्री से। और वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे कोई लोअर कोर्ट हो, वो उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ क्या है कि महान्यायवादी है ना राज्य सरकारों के लिए भी अपनी सेवाएं दे सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। जो महान्यायवादी है ना वो राज्य सरकारों को भी सेवाएं दे सकता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे सकता है, और सरकार का तो वो है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लें कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो भारत के पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे, इसको ध्यान रखेंगे। एमसी सीतलवाड़ कब से कब तक थे, तो 1950 से लगा के 1963 तक थे, इसको ध्यान रखेंगे। और इनका जो कार्यकाल था ना वो सबसे लंबा था, इसे ध्यान रखेंगे। तो भारत के पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ हो जाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणी है, इसको ध्यान रखेंगे, आर वेंकट रमणी है। कब तक रहेंगे, तो मेरे भाई सितंबर 2025 तक। तो जो वक्फ बिल है ना, वक्फ बिल में कौन भाग ले रहा है भारत सरकार की ओर से, तो आर वेंकट रमणी ले रहे हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अब बात करेंगे हम किसका मेरे भाई, महाधिवक्ता। ये तो हो गया किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास वकील रखती है। तो आइए दूसरी बात कर ले हम राज्य सरकार के बारे में, कि राज्य सरकार भी तो कुछ ना कुछ रखती होगी। तो अगर हम बात कर ले राज्य सरकार के बारे में, तो राज्य सरकार एकदम महान्यायवादी के तरह ही एक पद सृजित किया है जिसका नाम क्या है, महाधिवक्ता। इसका उल्लेख कहाँ है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 165 में है। ये राज्य सरकारों का वकील होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका वही पद होता है, उसी प्रकार का कार्य होता है जिस प्रकार का महान्यायवादी का कार्य होता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो आइए अगर हम बात कर लें अनुच्छेद है ना 165 में क्या लिखा है, तो महाधिवक्ता के बारे में बात करें। देखिए क्या लिखा है, भारत में महाधिवक्ता
एडवोकेट जनरल, याद रखेंगे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो एडवोकेट जनरल प्रत्येक राज्य के लिए एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, इतना ध्यान रखेंगे। अब ये क्या करेगा, तो ये राज्य सरकारों का, समझ गए ना, राज्य सरकारों का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है जो राज्यों के लिए वही भूमिका निभाता है जो महान्यायवादी भारत सरकार के लिए निभाता है, इतना ध्यान रखेंगे। यानी आपका है ना महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होगा जो राज्य सरकार के खिलाफ जितने भी केस होंगे, जितने भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें वो भाग लेगा, उसकी सुनवाई करेगा, उसका पक्ष रखेगा कौन, तो महाधिवक्ता रखेगा, इतना ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब आइए देख लें कि महाधिवक्ता के बारे में, अगर नियुक्ति के बारे में देखें तो क्या लिखा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165(1) के तहत जो राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी अगर बात करें हम महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति, और बात राज्यों की जब होगी तो महाधिवक्ता हो जाएगा, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा मेरे भैया, तो राज्यपाल महोदय करेंगे। योग्यता की बात करें तो जो महाधिवक्ता होगा इसकी योग्यता क्या होगी, तो हाई कोर्ट में जज बनने की जो भी योग्यता होती है ना, वही योग्यता किसका होना चाहिए, तो महाधिवक्ता का होना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या होगी, तो उसको हम देख लेते हैं। क्या बोल रखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या बोला है मेरे भाई, कम से कम 10 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो, समझ गए ना, यानी भारत का नागरिक हो और कम से कम 10 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो, वकील हो, इसको ध्यान रखेंगे। अगर ये नहीं है तो 2 या 2 से अधिक है ना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे महाधिवक्ता बनाया जा सकता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो राज्यपाल जो है ना वो राज्य सरकार यानी राज्य सरकार के सलाह पर ही है ना इसकी नियुक्ति करते हैं, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। कार्यकाल की बात कर ले तो इसका भी कार्यकाल क्या होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा। जैसे वो आपका था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे, तो ये किसके हो जाएगा, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा कौन, तो महाधिवक्ता होगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब इसको हटाना है तो राज्यपाल बिना किसी कारण के हटा सकते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ भाई आगे क्या बोल रखा है, आगे है कि महाधिवक्ता के कर्तव्य और कार्य, आखिर ये कौन कौन से कार्य करता है, इसके कर्तव्य क्या है, तो इसके बारे में जरा हम देख लें। क्या बोल रखा है कि कानूनी सलाह देना, यानी राज्य सरकार को सभी विधिक मामले में कानूनी सलाह देने का काम कौन करता है, तो महाधिवक्ता करता है। संवैधानिक, नागरिक, आपराधिक और अन्य कानूनी मुद्दों में ये शामिल होता है महाधिवक्ता, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि न्यायालयों में प्रतिनिधित्व का काम करता है कौन, महाधिवक्ता, यानी राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस हो गया है तो उस केस की सुनवाई कौन करेगा, उस केस में सरकार का पक्ष कौन रखेगा, तो महाधिवक्ता रखेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरा क्या है मेरे भाई कि अन्य कार्य भी उसके दे रखे हैं कि जो महाधिवक्ता है ना मेरे भाई, वो किसी राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कार्यों को भी करेगा, ठीक मेरे भाई। जो संविधान और कानून के अनुरूप है ऐसे कार्य, सभी कार्य को कौन करेगा, तो महाधिवक्ता करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखो भैया ये हो गया, वहां पे महान्यायवादी था तो संसद की कार्रवाई में भाग लेता था, तो यहाँ पर ये भी भाग लेगा। अनुच्छेद 177 में क्या बोल रखा है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में, चाहे वो है ना विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, विचार विमर्श करने का अधिकार है, उसे संबोधित करने का अधिकार है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई, सेम टू सेम है। अब आ जाओ जरा वेतन भत्तों के बारे में बात कर दे तो अनुच्छेद 165 में क्या लिखा है ना कि वेतन भत्ते, महाधिवक्ता का वेतन और भत्ता राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी जो महाधिवक्ता है ना उसका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करेगा, तो राज्य सरकार निर्धारित करेगा, और ये राज्य के नियमों पर भारित होगा, यानी राज्य के जो राज्य की संचित निधि है ना उस पर भारित होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है जनरली की सामान्यतः वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ज्यादा भी दे दिया जाता है, इतना ध्यान रखें, तो जनरली ज्यादा ही होता है।
अब देख लो भैया, अगर हम बात कर दें कि महाधिवक्ता को वेतन कितना दिया जाता है, तो कम से कम 1,25,000 से लगा के, है ना, 2,25,000 तक दिया जाता है प्रति माह। इसका साथ अन्य तरह के भत्ते भी हैं, जैसे मकान हो गया, किराया हो गया, यात्रा हो गया, खाने पीने का हो गया, दुनिया भर का भत्ता हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, ये तो एक आइडिया है, ज्यादा दिया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि अन्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए, जो महाधिवक्ता होता है, ये स्वतंत्र, है ना, क्या है कि महाधिवक्ता एक संवैधानिक पदाधिकारी होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति और हटाने का अधिकार राज्यपाल और सरकार पर निर्भर करता है। ठीक मेरे भाई, इस कारण उसकी स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित होती है। यानी जो महाधिवक्ता होता है वो कुछ हद तक ही सीमित होता है। राज्यपाल महोदय जब चाहे उसे निकाल के फेंक सकते हैं। उसके बाद क्या है कि महाधिवक्ता को निजी कानूनी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते जो राज्यपाल है, जो राज्य सरकार है, वो सहमत हो, इतना ध्यान रखेंगे। तो राज्य सरकार की सहमति से जो महाधिवक्ता है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी, है ना, गैर सरकारी व्यक्ति का केस लड़ सकता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ भैया, अगर हम बात कर दें कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बीच अंतर क्या है, तो मेरे भाई देखिएगा, अगर हम बात करें कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बीच में अंतर क्या है, तो पहली बात क्या है कि महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए काम करता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है, जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए काम करता है और उल्लेख का अनुच्छेद 165 में है। जो पावर केंद्र सरकार में महान्यायवादी का होता है, वही पावर राज्य सरकार में महाधिवक्ता का होता है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखो, महान्यायवादी पूरे भारत में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक, जबकि महाधिवक्ता का क्षेत्र केवल उसके राज्य तक ही सीमित होता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ भैया, अगर हम बात कर दें महत्व की, है ना, तो महत्व क्या है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार और न्यायपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच अगर कड़ी की बात कर दे, जोड़ने का काम कौन करता है, तो महाधिवक्ता करता है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि जटिल कानूनी मामलों में राज्य सरकार का मार्गदर्शन करता है और उसे सलाह देता है, ताकि, है ना, संवैधानिक विवाद और नीति निर्माण संबंधित मसौदे तैयार किए जा सके, इतना ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बेल आइकन जरूर दबाइएगा, घंटा दबाएंगे तभी ना, जब भाई वीडियो जाएगा तो बजेगा तभी ना देख पाएंगे जी। तो आओ मेरे भैया, आप वीडियो देखने के लिए, है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।